मेरी बेटी मेडिकल की स्टूडेंट थी। बेटी हर हफ्ते मुझसे फिटकरी मंगवाती और मुझे कहती थी टीचर ने फिटकरी पर एक तजुर्बा करने को कहा है, वह करती हूँ। एक दिन पड़ोस की लड़की जो मेरी बेटी की क्लास में पढ़ती थी मुझे कान में कहने लगी, आंटी एक रात अपनी बेटी के कमरे में सोना, तुम्हें एक राज का पता चलेगा। अगली रात मैं छुपकर बेटी के बेड के नीचे लेट गई। अगले लम्हे मेरी जान निकल गई जब बेटी ने वह फिटकरी। हम गरीब लोग थे और इस गुर्बत ने रोटी तो हमसे छीन ली होती, लेकिन हमने इसे अपने ख्वाब जीने की इजाज़त नहीं दी। इसलिए तो हम दोनों मियाँ बीवी ने इंतहाई गरीब होते हुए भी अपनी इकलौती बेटी को डॉक्टर बनाने का ख्वाब देख लिया था। और अब हमसे जहाँ तक मुमकिन हो रहा था हम बेटी की पढ़ाई पर रुपया पैसा खर्च कर रहे थे। जिस तरह हम दोनों मियाँ बीवी को यह शौक़ था कि हमारी बेटी डॉक्टर बन जाए, इस तरह हमारी बेटी को भी यह दिली ख्वाहिश थी और इसके लिए वह बेचैन सी दिन रात एक कर मेहनत कर रही थी और बहुत दिल लगा कर पढ़ती थी। हमारा टूटा फूटा एक ही 2 कमरों का कच्चा मकान था। एक कमरे में हम दोनों मियाँ बीवी होते और दूसरे कमरे में हमारी बेटी होती थी। अक्सर बेटी के कमरे की लाइट सारी सारी रात जलती रहती थी और हमारा ख्याल था कि इसकी पढ़ाई इतनी मुश्किल और इतनी ज़्यादा होती है कि इसे रात रात भर जागना भी पड़ता है। और अपनी बेटी को इस तरह मेहनत करते देखकर हमें इस पर बहुत फिक्र भी होता था। एक तो हम गरीब थे, दूसरा हमने सिर्फ अमीरों वाले ख्वाब देखे थे बेटी को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाने का, बल्कि इसके साथ ही साथ हमने इसके लिए मेहनत मजदूरी भी कर रहे थे और अपनी बेटी पर भरोसा करते हुए इसे अकेले कॉलेज आने जाने की इजाज़त भी दे रखी थी। इसलिए लोगों की बातें भी फिर हमें सुननी पड़ रही थी और यह बातें तो सबसे पहले मेरे सास ससुर, फिर मेरे देवर और देवरानी ने करनी शुरू की थी। लेकिन मुझे और मेरे पति को किसी बातों की कोई परवाह न थी। जब दूसरे लोग हमारी मर्जी के पाबंद नहीं हैं और हमसे पूछकर अपनी ज़िंदगी और अपनी औलाद के बारे में पैसे नहीं खर्च करते, फिर हमें क्या पड़ी थी कि हम लोगों की बातों में आकर अपना फैसला तब्दील करते या इनकी बातों के डर से अपनी इतनी ज़्यादा मेहनती और काबिल बेटी को घर की 4 दीवारों में कैद करके बैठा देते। आप लोग बातें भी कब तक करेंगे? आखिरकार थक हार कर एक दिन खामोश होकर बैठ भी जाएंगे और जब हमारी बेटी डॉक्टर बन जाएगी तब यही लोग घमंड से कहते फिरेंगे कि हमारी हमसाएं हैं जो डॉक्टर बनी हैं। मेरी देवर और देवरानी कहेंगे कि हमारी भतीजी अपनी मेहनत से बनने वाली एक काबिल डॉक्टर है और सास और ससुर भी फख्र से कहेंगे कि उनकी पोती एक डॉक्टर है। जब भी हम बेटी के मेडिकल की तालिका खर्चा और लोगों की बातें बर्दाश्त करते करते थक जाते थे तो यही छोटी छोटी बातें एक दूसरे से करते और मासूम मासूम सी खुशियाँ हम दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे से बांटते थे, एक दूसरे का हौसला बढ़ाते और दम तोड़ती हुई उम्मीदों को फिर से सहारा देकर जवान करते थे। आखिरकार हमारी दुआएं और हमारी बेटी की मेहनत रंग लाई थी और इनायत का मेडिकल में सिलेक्शन हो गया था। इस रोज़ हमने पूरे मोहल्ले में जलेबियां बांटी थी। अब 4 साल की पढ़ाई के बाद हमारी बेटी ने एक काबिल डॉक्टर बन जाना था, लेकिन एक मसला ये था कि मेडिकल कॉलेज दूसरे शहर में था और हम रोज़ रोज़ यह बस और रिक्शा का इतना ज़्यादा किराया नहीं दे सकते थे। यह एक बहुत बड़ी परेशानी की बात थी। आखिरकार बहुत ज़्यादा सोच विचार करने के बाद अपनी बेटी के टीचर के मशवरे से ये हल निकाल लिया कि हमारी बेटी मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में रहेगी और हर हफ्ते की छुट्टी पर घर आ जाया करेगी और इस तरह कॉलेज जाने का मसला भी हल हो जाएगा और मेरी बेटी अपनी पढ़ाई भी पूरा ध्यान देकर करेगी। आखिर 4 साल की ही तो बात है। बस फैसला हो गया और मेरी बेटी हॉस्टल में रहकर पढ़ने लगी और हर हफ्ते की शाम को हॉस्टल से घर आ जाती और इतवार का दिन घर पर हमारे साथ बिताने के बाद सोमवार की सुबह फिर से वापस चली जाती थी। इस तरह से मेरी बेटी का मेडिकल का पहला साल खैरियत से गुजर गया और मेरी बेटी मेहनत और लगन से बढ़कर कामयाबी समेटती रही। लेकिन जैसे ही
चंद छुट्टियों के बाद उसकी पढ़ाई का सिलसिला फिर से शुरू हुआ। तो हॉस्टल से वापस आने के बाद मेरी बेटी में एक अजीब हरकत करना शुरू कर दी। वह जब भी छुट्टी पर एक दिन के लिए घर आती तो मुझसे कहती, माँ मुझे बाजार से थोड़ी सी फिटकरी ला दो। जब मैं इससे पूछती कि इस फिटकरी का क्या करना है तो वह हर बार यही कहती कि टीचर ने फिटकरी पर एक तजुर्बा करने को कहा है, मुझे वही तजुर्बा कर कर कॉलेज लेकर जाना है। मैं बेटी की बात मान लेती और इसे फिटकरी ला कर दे देती। तकरीबन 2 महीने तक यही सिलसिला रहा और जब तीसरे महीने में मेरी बेटी ने यही रूटीन रखा तो मुझे परेशानी सी हो गई। आखिर ऐसा कौन सा तजुर्बा था जो पिछले 2 महीने से पूरा ही नहीं हो रहा था, और कैसा टीचर था कि हर हफ्ते एक ही काम देकर देखता रहता है। सोचती कि हो सकता है कि कोई काम होता ही हो। आखिर मुझे 5वीं क्लास औरत को क्या पता मेडिकल की पढ़ाई कैसी होती है, लेकिन दिमाग में सवाल ने जगह बना ली थी। इसलिए इस बार जब बेटी आई और इसने फिर से तजुर्बे का कहा कि फिटकरी मंगवाई तो मैंने इससे पूछ ही लिया कि हर हफ्ते तुम्हें एक ही काम क्यों मिलता है। मेरा सवाल सुनकर पहले तो मेरी बेटी कुछ थोड़ा सा घबरा गई और सिर्फ खुद को संभालते हुए बोली कि माँ एक काम हमें क्लास में तब तक मिलता रहता है जब तक वह सारा ठीक ना हो जाए, और फिटकरी पर करने वाला तजुर्बा हर बार कुछ गलत हो जाता है और टीचर कहते हैं कि तजुर्बा नाकाम रहा, इसलिए जब तक तजुर्बा कामयाब नहीं हो जाता तब तक ये काम मिलता रहेगा। मेरी बेटी के इतने लंबे सारे जवाब ने मेरी तसल्ली करा दी और मेरे दिल के सारे शक और सारे सवालात खत्म हो गए। मैंने खुशी खुशी बेटी को फिटकरी ला कर दी। एक रात हमारे पास अपने घर में गुजरने के बाद मेरी बेटी वापस हॉस्टल चली गई, जिसके जाने के बाद पीछे से मैंने इसके कमरे की जब सफाई की तो वहाँ एक चीज़ देखकर मेरे होश उड़ गए। मुझे अपनी बेटी पर बहुत भरोसा था, लेकिन अब वह चीज़ देखने के बाद मेरी अपनी बेटी पर आंखें बंद करके किए जाने वाला भरोसा डामाडोल हो रहा था। आखिर कुछ तो ऐसा था जो मेरी बेटी मुझसे छुपा रही थी, लेकिन क्या छुपा रही थी ये मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था। और फिर ये सवाल ही पैदा होता है, क्या फिर जो कुछ भी था इसे छुपाना क्यों पड़ रहा था। मेरा दिल तरह तरह के वह और उन देशों का शिकार हो रहा था और मुझे बहुत ही बुरे बुरे ख्याल सता रहे थे। मैंने अपना काम वहीं पर छोड़ दिया और बेटी के कमरे से वह चीज़ उठाकर बाहर निकल आई और सोचने लगी कि अब हकीकत का पता कैसे लगाएं। बेटी से तो पूछ नहीं सकती थी क्योंकि वह कभी भी मुझे सच ना बताती। फिर दूसरे ऐसा कौन सा रास्ता था जहां से मुझे सच मालूम हो जाता और मेरे दिल की तसल्ली मिल जाती, मेरे सारे वहम दूर हो जाते। सोचते सोचते अचानक मेरे जहन में एक ख्याल आया और मैं खुश हो गई कि मुझे यहाँ से हकीकत मालूम हो सकती है। मैं फ़ौरन उठी, अपनी चादर ली और घर से बाहर निकल आई और उसके घर पर गई जो मेरी बेटी की क्लास फेलो थी। वह भी मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी उसी की कॉलेज में, लेकिन वह हॉस्टल में नहीं रहती थी बल्कि रोज़ाना ही आती जाती थी। शेख साहब रोज़ाना खुद अपनी गाड़ी में अपनी बेटी को लाते और ले जाते थे। मैं शेख साहब के घर गई और उनकी बेटी से मिली। मुझे देखते ही इसने मुझे पहचान लिया। मैं एक बार पहले भी बेटी की कुछ किताबों की अदला बदली के सिलसिले में यहाँ आ चुकी थी और मुझे पहली बार मेरी बेटी ने इनका घर दिखाया था। मैंने सारा मसला उसे बताया। उसने गौर गौर से मेरी बात सुनी और जैसे ही मेरी बात पूरी हुई वह परेशान हो गई। मैंने उसे अपने हाथ में पकड़ी वह चीज़ भी दिखाई जो मुझे बेटी के कमरे से मिली थी। उसने उसे बहुत गौर से देखा और फिर मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगी कि आप फिक्र नहीं करें, वह कॉलेज में मेरी बेटी पर नज़र रखेगी और उसकी सारी बातों पर मुझे आगाह करेगी। मैंने इससे भी बताया था कि मेरी बेटी हर हफ्ते मुझसे यह कहकर फिटकरी मंगवाती है कि इसे कोई प्रैक्टिकल करना है। यह सुनकर भी हैरान हुई और कहने लगी कि उन्हें ऐसा तो कोई काम नहीं मिलता। अब तो मेरा शक यकीन में बदल गया था कि कुछ ना कुछ गलत ज़रूर है
और मेरी परेशानी में एकदम इजाफा हो गया था। अगर मेरी बेटी पढ़ाई से हटकर गलत कामों में पड़ गई थी तो फिर यकीनन बदनामी और रुसवाई के साथ ही साथ लोगों के ताने भी हमारे घर तक पहुंचने वाले थे। मेरी हर हालत देखकर मेरी बेटी की दोस्त ने मुझे तसल्ली दी और कहा, फिक्र नहीं करो, वे ज़रूर असल बात मालूम कर लेगी और अगर कोई गलत बात हुई तो मेरी बेटी को भी सही रखने की कोशिश करेगी। इसने मुझे कहा था कि मैं वह चीज़ वहीं वापस बेटी के कमरे में रख दूं जहां से वह मुझे मिली है, ताकि मेरी बेटी को कोई शक ना हो, उसे किसी बात का इल्म ना हो। मैंने ऐसा ही किया और घर आकर अब दिन रात मेरा एक ही काम था, बस अपने रब से खैरियत की दुआएं मांगना। और इसके साथ साथ मुझे बहुत ही बेचैनी से हफ्ते के गुजरने का इंतज़ार था। कब हॉस्पिटल से छुट्टी होती और मेरी बेटी घर आती तो मुझे कुछ न कुछ मामलों की खबर तो होती। खुदा खुदा करके वक्त गुजर गया और हफ्ते की शाम में मेरी बेटी एक दिन की छुट्टी पर घर रहने आई। मैंने अपनी बेटी को सर से पैर तक देखा पर मुझे किसी किस्म का बदलाव नजर नहीं आया, बल्कि पहले जैसी थी उसका रवैया बिल्कुल पहले जैसा ही था। कुछ भी ऐसा नहीं था जो मुझे शक में डालता। लेकिन मैं भी क्या करती, जब से बेटी के कमरे से वह चीज़ मिली थी मेरे दिल में शक का बाल आ गया था। बेटी ने मुझसे यह कहकर फिटकरी मंगवाई कि मुझे कोई तजुर्बा करना है। मैंने भी कुछ भी जाहिर किए बगैर उसे फिटकरी लाकर दे दी और खुद भी खामोशी से शेख साहब की बेटी का इंतजार करने लगी, क्योंकि उसने कहा था कि जब मेरी बेटी हॉस्टल से वापस आ जाए तो वह मेरे घर आएगी और जो सारी बात इसे इस दौरान मालूम हुई है वह मुझे बताएगी। इतवार के दिन तकरीबन 2 बजे के करीब शेख साहब की बेटी हमारे घर आई। तब मेरी बेटी सो रही थी। उसने मुझसे कहा कि मेरी बेटी को जगाने की ज़रूरत नहीं है। वह मेरे पास बैठ गई और जो कुछ उसने मुझे बताया वह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने अपनी बेटी की ऐसी परवरिश और ऐसी तरबियत तो बिल्कुल भी नहीं की थी, फिर वह इस रास्ते पर कैसे चल पड़ी थी। मैं हैरान और परेशान सी सोच में गुम थी, लेकिन अब तो पानी सर से ऊपर हो चुका था। मेरी बेटी जिस रास्ते पर चल पड़ी वह दुनिया में तो बदनामी और जिल्लत कहा जाता है, इसमें आखिरत की भी बर्बादी थी। मैं वहीं सर पकड़ कर बैठ गई। मुझे इस तरह परेशान और हौसला खोता देख शेख साहब की बेटी ने कुछ तसल्ली दी और मेरे कान में बोली, आंटी आप इस तरह परेशान नहीं हो, बल्कि इस मसले का हल सोचो और ऐसा करें कि एक रात छुपकर अपनी बेटी के कमरे में सोएं और देखें कि वह रात को क्या करती है। इस तरह आप हकीकत को अपनी आंखों से देख भी लेंगी और यह भी बेहतर जान लेगी कि आखिर इस मसले से अपनी बेटी को किस तरह से निकालें। मैंने शेख साहब की बेटी की बात मान ली। आज शाम को तो मेरी बेटी ने हॉस्टल वापस जाना था, इसलिए मुझे फिर 1 हफ्ते का इंतज़ार करना था और मैं इंतज़ार करने लगी। अगला हफ्ता जब मेरी बेटी घर रहने आई तो इस रात में चुपके से बेटी के कमरे में चली गई। मेरी जान निकल गई। मैं जो पिछले 1 हफ्ते से दुआएं कर रही थी कि जो कुछ भी मुझे शेख साहब की बेटी ने बताया वह सब झूठ हो और मुझे अपनी आंखों से कोई ऐसा मंजर ना दिखाई दे जो इन सब बातों को सच साबित करे। लेकिन अफसोस कि मेरी कोई भी दुआ कबूल नहीं हुई और जानलेवा सच्चाई मेरी नज़रों के सामने साबित हो गई थी। मैंने वह रात बहुत परेशानी में गुजारी थी। वह शेख साहब की बेटी ने कहा था कि मुझे कोई ना कोई हल मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा मेरी पहले की अकल भी जो थी वह भी जा चुकी थी। लेकिन यह बात भी गनीमत थी कि अभी मेरे पति को इस सारे किस्से का इल्म नहीं था। एक बात तो मैंने जान ली थी कि अब मेरी बेटी कभी डॉक्टर नहीं बन सकती थी, लेकिन जिस दलदल में वह गिरती जा रही थी शायद इससे निकल सकती थी। मैंने यह फैसला किया कि मैं अपने पति से इस सारे मामले को छुपा कर रखूंगी और शेख साहब की बेटी से विनती करूंगी, जहां इसने सच्चाई ढूंढने में मेरी मदद की और मुझे सच से वाकिफ किया। इस तरह वह मेरी बेटी को इस दलदल से निकालने में भी मेरी मदद करेगी। अगले दिन मैं फिर से शेख साहब के घर मौजूद हुई। मैंने रोते हुए शेख साहब की बेटी से इल्तिजा की वह मेरी मदद करे ताकि मैं अपनी बेटी को बचा सकूं। वह एक समझदार लड़की थी और जानती थी कि जिस दलदल में मेरी बेटी फंस चुकी है, अगर इसे वहां से ना निकाला जाता तो इसकी मौत भी मुमकिन थी।
और यह भी कि मेडिकल के कॉलेज में पढ़ने वाली मेरी बेटी और लड़कियां इस दलदल में धंस चुकी हैं और इनकी मदद की जाए, इन्हें इस दलदल से निकाला जाए और इन्हें सही और गलत की तमीज़ सिखाई जाए। इसके लिए हमारे पास एक ही रास्ता था। इन सब में हमें एक बड़े और व्यस्त यार इंसान की मदद की ज़रूरत थी और हमारे सामने इस वक्त शेख साहब के अलावा कोई नहीं था। इसलिए मैंने और शेख साहब की बेटी ने हिम्मत करते हुए शेख साहब से बात करने का फैसला किया और इनके पास जाकर इन्हें अशफाफ से लेकर सारे मामले से आगाह किया। शेख साहब सुनते ही तौबा अस्तगफिरुल्लाह करते हुए कानों को हाथ लगाने लगे और नाराज़गी का इजहार करने लगे। मुझे खुद शर्मिंदगी हुई कि कहीं शेख साहब मदद करने से इनकार न कर दें, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी और शेख साहब आपके दिल में भी अल्लाह ने रहम डाल दिया था, इसलिए वह मदद करने को तैयार हो गए। मामला गंभीर था और बहुत से घरों की इज्जत इससे जुड़ी हुई थी, इसलिए इस मामले को जल्दी खामोशी से करना था। इसलिए शेख साहब ने कुछ सोचा और फिर अपने जानने वाले एक पुलिस को फ़ोन किया और इन्हें सारी बात बता दी। अपने तौर पर मसले की तफ्तीश करने की दरख्वास्त की। पुराने ताल्लुकात का पास रखते हुए पुलिस ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए सारे मामले की तहकीकात करवाई और नतीजे में रोंगटे खड़े कर देने वाली बात हुई थी। सुनने वालों के दिल खड़े हो गए। शेख साहब ने भी अपने बेटी को इस कॉलेज से निकलवाया और दूसरी जगह दाखिला करवाया। यहाँ की तालीम इस काबिल नहीं थी कि शरीफ लोग यहाँ अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए भेजते और शेख साहब भी एक शरीफ और असलदार इंसान थे और उन्होंने वही किया जो एक इज्जतदार इंसान को करना चाहिए था। पुलिस ने और किसी भी फर्द का नाम आए बगैर अपने तौर पर मुकम्मल तहकीकात करके एक मजबूत केस बनाया था और करते धरते और दूसरे उस्ताद के खिलाफ तैयार किया था कि कोई भी मुजरिम बचकर ना निकल सके और वह मेडिकल के जवानों को गुमराही का शिकार ना करे। इनके लिए माफ़ी की कोई गुंजाइश होनी भी नहीं चाहिए। मेरी बेटी भी अब कॉलेज से घर वापस आ गई थी। मैंने बेटी को कॉलेज से निकलवा लिया था। अब जो कि मामला ज़्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता था, इसलिए मैंने अपने शौहर को भी अपनी बेटी के घर आने की दूसरे दिन ही सारे मामले से आगाह कर दिया, जिसे सुनकर अफसोस की शिकस्त से मेरा शौहर चंद लम्हे तो कुछ बोल ही नहीं सका और जब इसके हवास थोड़े बेहाल हुए तो इसने तेज़ी से आकर बेटी को मारना पीटना शुरू कर दिया। वह तो पहले ही उसकी आवाज़ से सहमी और बेहोश हो गई। मेरा शौहर इतने ज़्यादा गुस्से में था कि बेटी को माफ़ करने पर तैयार ही नहीं था। इसलिए जब मैंने उसे कहा कि बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, इसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, तो वह मुझ पर भी गुस्सा करने लगे। लेकिन औलाद आखिर औलाद ही होती है और हमारी तो वैसे भी यह इकलौती बेटी थी, इसलिए ज़्यादा देर तक दिल पर पत्थर नहीं रख सके। इसलिए हम बेटी को इलाज के लिए शहर ले आए और एक बार फिर शेख साहब ने हमारी मदद की। हमारी बेटी सही होने लगी और वह हम दोनों से शर्मिंदा थी और रो रो कर हमसे माफ़ी मांगती थी। माँ बाप थे, हमने इसकी माफ़ी मांगने से पहले उसको माफ़ कर दिया था, लेकिन इसका अब क्या फ़ायदा था। हमारा ख्वाब चकनाचूर हो गया था। हमारी बेटी अब कभी डॉक्टर नहीं बन सकती थी। इस पर खर्च करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे और ना ही हमें अब पहले जैसा एतबार था। दरअसल जब मैंने अपनी बेटी के कमरे की सफाई की, मुझे इस रोज़ सफाई करते वक्त कुछ पुड़ियाँ नज़र आई। आखिर ये सब क्या था और कहाँ से आया था, क्योंकि मैंने तो अपनी बेटी को कभी ये सामान खरीद कर नहीं दिया था। लेकिन अब इसे खोल कर देखते ही मेरे होश उड़ गए थे। वे सारी नशे की पुड़ियाँ थी और जब मैंने वे पुड़ियाँ खोल कर देखी तो वे फिटकरी जैसी लगती थी। नशे का मेरी बेटी से क्या काम था। यह भी मेडिकल की पढ़ाई में किसी तजुर्बे के लिए चाहिए होती है। बस यही पूछने और अपने दिल की तसल्ली के लिए मैं शेख साहब की बेटी के पास चली गई। लेकिन इस सब ने मुझे बताया कि नशा तो क्या, इन्हें तो कभी फिटकरी की भी ज़रूरत नहीं होती। इसलिए मेरी परेशानी में इजाफा हो गया और मुझे परेशान देखकर शेख साहब की बेटी ने मुझसे वादा किया कि मुझे असल बात बता कर रहेगी। और फिर जब इसने कॉलेज में मेरी बेटी का पीछा किया और सुराग लगाया तो जो
जो बात उससे मालूम हुई वह उसने मुझे बता दी और साथ ही साथ यह भी बताया कि मुझे छुप कर देखना चाहिए कि आखिर मेरी बेटी फिटकरी का क्या करती है। दरअसल मेरी बेटी इस धंधे से बेखबर थी और अफसोस की बात यह थी कि हॉस्टल की वार्डन और कॉलेज के चंद उस्ताद के साथ और कॉलेज के चौकीदार भी उसमें मिले हुए थे। वे खुलेआम कॉलेज में नशा बेचते थे। उनका टारगेट ज्यादातर लड़कियां होती थी जिनसे वे फिर नशे में जिस्म फरोशी करवाते थे। मेरी बेटी भी उनके हाथ चढ़ गई थी। शुरू में तो उन्होंने पैसे का लालच दिया और मेरी बेटी लालच में आ गई। अब तक मेरी बेटी को नशे की लत लग चुकी थी और नशे के बगैर नहीं रह सकती थी, इसलिए वह इनकी झांसे में आती रही और अपने हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद करती रही। और मेरी बेटी की तरह और भी बहुत सी मेडिकल की लड़कियां शिकार हो चुकी थी और इनका इस्तेमाल करते थे। मेरी बेटी वैसे तो बहुत सुधरी हुई थी और इंसानियत और अपने वालिदैन की कुर्बानियां भूल ही चुकी थी, लेकिन अभी इतनी इंसानियत इसमें बाकी थी कि वह हमारा दिल नहीं दुखाना चाहती थी। इसलिए जो भी नशे की पुड़िया घर लाती उनमें फिटकरी पीस कर इस तरह मिला देती कि देखने वाले पर नशे की पुड़िया नजर ही नहीं आती थी और उसका नशा भी पूरा हो रहा था। इसलिए वो मुझसे मेडिकल के तजुर्बे के लिए फिटकरी मंगवाती थी और इस तरह इस्तेमाल करती। उस रात जब मैंने बेटी के कमरे में सोई तो मेरी बेटी वही फिटकरी पीसकर नशे की पुड़ियों में डाल रही थी। इसलिए ना तो नशा कॉलेज में पकड़ा जाए ना ही घर पर। लेकिन इस रोज मेरी बेटी वह नशे की पुड़ियां घर पर ही भूल गई और फिर खुलते खुलते सारी हकीकत खुल गई। लेकिन अफसोस की बात तब खुली जब पानी सर से ऊपर जा चुका था। अब वे बेहाल हो चुकी थी। इसने नशा भी छोड़ दिया था, लेकिन वह डॉक्टर ना बनने की वजह से मोहल्ले वाले और रिश्तेदार आज भी तरह तरह की बातें करते हैं और हमारा दिल जलाते रहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।